Hello everybody. Today's class is basically regarding the Contract Act, Indian Contract Act 1872. So आज की जो क्लास का मेन टॉपिक है वो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है। तो आपको मैं सबसे पहले सीधी साधी भाषा में एक बारे में बता देता हूँ। 3 चीज़ें हैं। पहला है ऑफर, दूसरा है एक्सेप्टेंस, तीसरा है कंसिडरेशन और चौथा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से मेनली रिलेटेड है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, अब एक इसके साइड बाय साइड में आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ पर्सन, वहाँ यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है ए ने बी से पूछा कि तू मेरा हाउस खरीद ले, तू मेरा हाउस खरीद ले, यू प्लीज परचेज माई हाउस। उसके बाद ए ने दोबारा बोला कि आई विल सेल माई हाउस, कि मैं तेरे को अपना हाउस बेचूंगा फॉर ₹10,000। ओके, उसके बाद बी ने बोला ए को कि हाँ मैं तेरा हाउस खरीद लेता हूँ और मैं 10,000 रुपये भी पे कर दूंगा। तो मतलब बी ने एक्सेप्ट कर लिया ए का जो ऑफर था। ठीक है, तो अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स को देखें इस पूरे की पूरी इलुस्ट्रेशन में, तो क्या है, जो ए ने बोला है बी को कि तू मेरा हाउस खरीद ले मैं और 10,000 रुपये में मैं अपना हाउस तेरे को बेच दूंगा, ये ए ने बेसिकली ऑफर दिया है बी को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी हम किसी भी पार्टी को, एक पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी को बोलती है कि तू ये चीज़ मेरे से खरीद ले या कुछ भी ऐसा लाइकवाइज, तो उसे हम कहते हैं ऑफर देना, टू गिव ऑफर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी पार्टी है वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, एग्री कर जाती है, मान लेते हैं कि हाँ मैं वो चीज़ खरीद लूँगी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, वो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहते हैं एक्सेप्टेंस, कि उस दूसरी पार्टी ने पहली पार्टी का दिया हुआ ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसमें पहली पार्टी है हमारे पास ए, जिसने ऑफर दिया है बी को कि बी ए का हाउस खरीद ले और 10,000 रुपीज़ पे करे, तो ए अपना हाउस बी को सेल कर देगा। उसके बाद बी ने ए का जो ऑफर है हाउस खरीदने का एक्सेप्ट कर लिया और वह एग्री हो गया कि 10,000 रुपीज़ वो पे करेगा। तो जो बी एग्री हुआ है ए के ऑफर को एक्सेप्ट करा है कि हाउस खरीद लेगा और 10,000 रुपये देगा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसके बाद जो ए का जो ऑफर है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है बल्कि 2 चीज़ें, आप ध्यान से देखिए। एक तो है कि मेरा हाउस खरीद ले और दूसरा है हाउस खरीद तो ले लेकिन 10,000 रुपये पे कर। तो जो 10,000 रुपये हैं ये ए ने अपने हाउस को बेचने के बदले बी से मांगे हैं, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स में कह देते हैं कंसिडरेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो समथिंग इन रिटर्न, कुछ चीज़ रिटर्न में, वापसी में, जो कि एक चीज़ दी है उसके बदले कुछ और चीज़ मिले, वो होता है। उसके बाद आगे आती है एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। एक बार रुकिए, आपको मैंने ये बता दी है ए ने जो बी को बोला है कि मेरा हाउस खरीद ले, ये उसका ऑफर है, बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये उसकी एक्सेप्टेंस है। तो जब ऑफर दे दिया गया है उसके बाद उस ऑफर को दूसरी पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको अगर हम मिला दें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स में वो बन जाता है प्रॉमिस। ओके, उसके बाद अब ये प्रॉमिस तो हो गया। प्रॉमिस के बाद जब एक पार्टी बोलती है दूसरी पार्टी को कि हमने ऑफर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, हमने ऑफर दे भी दिया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उस चीज़ जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ उस चीज़ के बदले मुझे कुछ चाहिए, मैं आपको इतने में ही ये चीज़ दूंगा। जैसे इसमें ए ने बोला है बी को कि मैं तेरे को हाउस दे दूंगा लेकिन 10,000 रुपये में दूंगा,
तो ये हो गया कंसिडरेशन। सो जब भी प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन आ जाएगी तब वो बन जाएगा हमारा एग्रीमेंट। ओके, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब आप लोग कहोगे कि आपने ये भी समझा दिया कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है, और आपने फिर बता दिया कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब आती है तो हमारा प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस जब हो जाता है तो उसमें अगर कंसिडरेशन ऐड हो जाती है तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या है? तो जो एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ या एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब मैं आपको एक कंसेप्ट से समझाना चाहता हूँ, और वो कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का। हम सब ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि 14 से 18 हमारा राइट टू इक्वालिटी है, 19 से 22 हमारा राइट टू फ्रीडम है, 23, 24 हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 25 to 28 हमारा एक और राइट है, और 29 to 30 हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। उसके बाद 32 हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। ओके, तो बहुत सारे राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट। अब इन राइट्स में से मान लीजिए मैं एक राइट ले लेता हूँ जो कि हमारा राइट टू फ्रीडम। अब उसमें है एक हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब एक पर्सन है, उसने दूसरे बंदे को बोल दिया कि तू इस कंट्री में ट्रेड कर ही नहीं सकता किसी भी टाइप का। तब जिस पर्सन ने बोला उसके पास कोई अथॉरिटी थोड़ी है कि ये बोलने की या रिस्ट्रिक्ट करने की दूसरे पर्सन को कि तू कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। तो जिस पर्सन को बोला गया कि या पाबंदी या बाउंड किया गया कि कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट किया है राइट टू ट्रेड, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो तो ख़त्म हो गया। तो अब उसको बचाने के लिए या जो ख़त्म हुआ राइट है उसको वापस लाने के लिए वो पर्सन क्या कर सकता है? वो कोर्ट जा सकता है। और कोर्ट किस लिए जाएगा? एक तो अपना जो राइट टू ट्रेड है जो कि एक फंडामेंटल राइट है उसे वापस लेने के लिए, और दूसरा जिस पर्सन ने उससे ये राइट छीनना है उसको पनिश करवाने के लिए। तो जो पर्सन जिससे ये राइट टू ट्रेड लिया गया उसके पास जो ये अधिकार या अपॉर्चुनिटी या राइट है कि वो कोर्ट जाके अपना राइट टू ट्रेड जो उससे छीन लिया गया वो ले सकता है। इसको हम कहेंगे लॉ के टर्म्स में कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। ओके, एनफोर्सिएबल बाय लॉ को अगर हम दूसरे टर्म्स में समझें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स में, वो एग्रीमेंट जिसकी जो एनफोर्स करने के लिए, जिसको ज़मीन पे उतारने के लिए, जिसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, नाउ वंस मोर आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा बन जाता है प्रॉमिस। ऑफर मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है कि तू मेरा घर खरीद ले, और दूसरी पार्टी उसका जो ये ऑफर है कि मेरा घर खरीद ले वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया, तो ये बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब हम कंसिडरेशन ऐड कर देते हैं वो हमारा बन जाता है एग्रीमेंट। ओके, सो कंसिडरेशन क्या है? एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोला कि तू मेरा घर खरीद ले, दूसरी पार्टी बोलती है कि हाँ मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तेरा घर खरीद लेती हूँ। फिर जो पार्टी बेच रही है अपना घर वो बोलती है कि मैं तेरे को फ्री में नहीं दूंगा अपना घर, मैं तेरे से पैसे लूँगा अपने घर को देने के बदले में।
वो होती है कंसिडरेशन। मतलब एक चीज़ को देने के बदले वो पार्टी क्या उससे लेती है सामने वाली पार्टी से। फॉर एग्जांपल ए ने बोला अपना बी को कि घर खरीद लो, मेरा ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ए ने बोला मैं तेरे से 10,000 रुपये लूँगा तभी मैं तेरे को अपना घर बेचूंगा। बी कहता है ठीक है। तो ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन किसकी है? ए की। ए 10,000 रुपये लेगा अपने हाउस को बी को बेचने के बदले में। ठीक है। तो जब भी प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो जाती है वो हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। और एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और एनफोर्सिबल बाय लॉ का मैंने आपको मतलब बता ही दिया। मतलब एक एग्रीमेंट को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोर्ट हम जा सकते हैं और कोर्ट उस पर एक्शन ले सकता है, वो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ कहलाता है। और जब भी एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ कहलाएगा या हो जाएगा तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट अ कॉन्ट्रैक्ट इज। नाउ वी आर गोइंग इनटू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शंस जो कि डिफाइन करते हैं एक ऑफ प्रॉमिस क्या होता है, एक एग्रीमेंट क्या होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ओके, सो देयर आर द नोट्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस हमारा सेक्शन 2B में डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और वो क्या कहता है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटो, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो ऑफर के बारे में मैंने आपसे बात करी है, ऑफर को हम प्रपोजल भी कह सकते हैं। ओके, ऑफर को हम प्रपोजल भी कह सकते हैं। ओके, सो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब जब भी एक पर्सन को जिसको ऑफर दिया गया है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट इन द सेंस अपना एसेंट दे देता है, अपना रेक्टिफिकेशन दे देता है कि हाँ, एसेंट कैसे भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो वो ऑफर है उसको हम कह देंगे कि वो एक्सेप्ट हो चुका है, और जब भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो एक प्रॉमिस बन जाता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल भी है, ए ने ऑफर दिया बी को कि वो अपनी घड़ी बेचेगा। ठीक है, ए ने ऑफर दिया बी को कि वो अपनी घड़ी बेचेगा, और वो भी 2,000 रुपये के लिए, और बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसका अगर हम ये चीज़ होगी, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही बी एक्सेप्ट करेगा उसी टाइम दोनों के बीच में प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। ओके, सो ये है व्हाट इज अ प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 2B में डिफाइंड है। ओके, दिस प्रॉमिस फ्रॉम द टू पार्टीज टू वन अनदर इज नोन एज एग्रीमेंट। और जो ये प्रॉमिस है इसको हम एग्रीमेंट कहेंगे। एग्रीमेंट कैसे कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन है ₹2000 की। कंसिडरेशन मतलब ए वॉच को देने के बदले में 20 से 2,000 रुपये लेगा, तो ये होती है कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रॉमिस हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट की एक अलग डेफिनेशन भी है जो कि एक्ट के अंदर लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो कि सेक्शन 2E में लिखी हुई है। वही बात है, क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब हर एक प्रॉमिस, या अगर एक से ज़्यादा प्रॉमिस है तो एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन बनाते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो एक एग्रीमेंट है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं घड़ी वाला ही, ए ने जो बी को बोला कि तू मेरी वॉच खरीद ले, लेकिन मैं तेरे को 2,000 रुपये में ही दूंगा अपनी घड़ी। ठीक है, तो
मैंने आपको कंसिडरेशन का जो मतलब बताया है वो क्या है, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब एक चीज़ को देने के बदले में सामने वाली पार्टी से उसे, जो पार्टी दे रही है उसे क्या मिला। ठीक है, तो इस केस में ए वॉच दे रहा है बी को, ठीक है, और बी वॉच के बदले ए को 2000 रुपीज़ दे रहा है। सो ए को वॉच देने के बदले क्या मिल रहे हैं, 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ ए की कंसिडरेशन होगी। अब अगर हम इसे देखें बी की साइड से, तो बी को 2000 रुपये देने के बाद ए से वॉच मिल रही है, तो वॉच हो गई बी की कंसिडरेशन। सो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू। ओके, अब अगर मान लीजिए 2000 रुपीज़ ना होते तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस था, एक एग्रीमेंट नहीं बनती, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है वो प्रॉमिस या वो सारे प्रॉमिसेस जो कि कंसिडरेशन बनाते हैं एक दूसरे के लिए। इसमें सिर्फ फॉर वन ओनली नहीं लिखा, फॉर ईच अदर लिखा है, दोनों साइड के लिए, तो वो हमारा एग्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद अब हमने प्रॉमिस कर लिया क्या होता है, एग्रीमेंट कर लिया क्या होता है, अब कॉन्ट्रैक्ट पे। सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का, कि हम कोर्ट जा सकते हैं एग्रीमेंट को प्रैक्टिकली एनफोर्स करने के लिए, ज़मीन पे प्रैक्टिकली उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या कि हमने देखा है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले प्रॉमिस होना चाहिए। प्रॉमिस कैसे होगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस के बाद। प्रॉमिस के बाद अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन है तो वो हमारा एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट बनने के बाद अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इससे हमें इस जो ये हायरार्की है या फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज है, स्टेप्स है, इससे हमें क्या पता चला, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को बनने से पहले वहाँ पे एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इस जो ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ करी, इससे हमें एक और चीज़ पता चली जो कि है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट थे। सो वी केम टू द कंक्लूजन कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आर एग्रीमेंट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है पहले से ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि हर एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले, इसीलिए सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं। लेकिन अब आपको पता है कि एग्रीमेंट होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है प्रॉमिस की, दूसरी स्टेज है एग्रीमेंट की, तीसरी स्टेज है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ की, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि एग्रीमेंट के होने से ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, अगर एग्रीमेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ का होना सेकंड एसेंशियल है जो कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। अब अगर मान लीजिए एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है लेकिन एक एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में है, तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको दोबारा एग्जांपल लेता हूँ। ए ने बी को बोला कि तू मेरी वॉच खरीद ले और 2000 रुपये दे और मैं तेरे को अपनी वॉच दे दूंगा। बी ने बोला कि हाँ, आई एक्सेप्ट इट। तो हमने देख लिया कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हो गया। फिर प्रॉमिस
प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले एक एग्रीमेंट होता है, बिना एग्रीमेंट के हो एग्जिस्टेंस में आने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो इससे ये पता चल गया जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स होते ही हैं। और दूसरा, एक तो क्या एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, दूसरा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का होना ज़रूरी है। अगर कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ओके, अब सपोज करो कि एक एग्रीमेंट तो बन गया, मतलब ऑफर भी दे दिया पार्टी ने, एक्सेप्टेंस भी होगी तो प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन भी होगी और वो एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, मतलब हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो वो जो वो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो आगे कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे नहीं जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, उसने एग्रीमेंट कर लिया कि ही विल गिव सन इन गिफ्ट टू हिज गर्लफ्रेंड। मतलब एक पर्सन है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो सन देगा गिफ्ट में अपनी गर्लफ्रेंड को। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि सन को कोई कैसे दे सकता है सोलर सिस्टम से लाके अपनी गर्लफ्रेंड को? तो ये एक इम्पॉसिबल चीज है। ठीक है, इम्पॉसिबल थिंग है। तो अब मान लीजिए जो एग्रीमेंट किया है एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कि वो सन ला के देगा उसको, और हमें भी पता है कि रिजल्ट क्या होगा कि सन नहीं ला पाएगा। अब वो सन नहीं ला पाया तो उसकी गर्लफ्रेंड क्या कोर्ट जा सकते हो उसे बोलने के लिए कोर्ट को कि एक डायरेक्शन या ऑर्डर दो उसके बॉयफ्रेंड को कि वो सन ला के दे? तो नहीं जा सकती, कोर्ट नहीं कर सकता ऑर्डर ऐसा पास। तो ये एग्रीमेंट जो है एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट ही कहलाया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा इस सिचुएशन में। ठीक है ना, तो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं दोबारा एक बात बताना चाहता हूँ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एक एग्रीमेंट था। अब इसका अगर हम उल्टा करें कि क्या सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? अब इस चीज़ का जो आंसर है, आप जो मैंने सन वाला एग्जांपल दिया उससे सोचो। एक ए है बॉयफ्रेंड, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया मैं सन ला के दूंगा, सन नहीं ला पाया, गर्लफ्रेंड कोर्ट चलेगी, कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है क्या कि बॉयफ्रेंड को कि तू सन ला के दे गर्लफ्रेंड को अपनी? नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये एनफोर्सिबल बाय लॉ हुआ? नहीं हुआ, ये सिर्फ एग्रीमेंट की स्टेज तक रह गया, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो इस समय क्या पता चला? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे के सारे एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हों। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो ये दो मेन चीज़ें थी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट की स्टेज से पास हुए हैं, तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं। लेकिन ऑल एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास पेपर में ऑप्शन आ गया कि वेदर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ट्रू और फॉल्स में। तो आप सिर्फ और सिर्फ ना एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट बनने की स्टेजेस सोच लीजिएगा, जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वो ये सोच लीजिएगा कि सबसे पहले ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस,
और उसके बाद प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है इस इज इक्वल टू से हमें थोड़ा ये पता चल गया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले सारे के सारे एग्रीमेंट्स थे, तो हमें यहाँ से कंक्लूजन मिलेगी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब इसे दूसरी तरह से सोचिए कि जितने भी एग्रीमेंट है अगर मान लीजिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुए तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया कैसे जाता है, हम किन तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न ही हो या हर एक कॉन्ट्रैक्ट ओरल ही हो, कैसे भी हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली हम 3 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। पहला तरीका है एग्रीमेंट, दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा है प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। चलिए, we will meet in the next class. Thanks for watching this video. Please refer this video to your friends for getting clear concept of contract, and kindly inform me about any error or any improvement that I should make. Thank you.